सोचिए क्या हो अगर किसी देश के सबसे लंबे समय तक रहे लीडर को उसी के देश में मौत की सजा सुना दी जाए। ये कोई कोरी कल्पना नहीं है, बल्कि बांग्लादेश की हकीकत बन चुका है। शेख हसीना पर आए इस फैसले ने पूरे देश को एक ऐसे चौराहे पर लाकर खड़ा कर दिया है जहां से आगे का रास्ता बहुत ही अनिश्चित है। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि आखिर ये सब हुआ कैसे। मतलब एक देश की सबसे ताकतवर नेताओं में से एक इस मुकाम तक पहुंची तो पहुंची कैसे। आइए समझते हैं इस पूरी कहानी को शुरू से। सबसे पहले बात करते हैं उस फैसले की, उस एक फैसले की जिसने सिर्फ बांग्लादेश ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया की सियासत में हलचल मचा दी है। तो हुआ ये कि नवंबर 2024 में बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को मौत की सजा सुनाई गई। पर कहानी में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट है। ये सजा इन एब्सेंटिया दी गई। इसका मतलब है उनकी गैर मौजूदगी में। पूरा का पूरा मुकदमा तब चला जब वो देश में मौजूद ही नहीं थी। और यहीं पर यह कहानी एक और हैरान करने वाला मोड़ लेती है। जानते हैं ये फैसला किसने सुनाया? उसी इंटरनेशनल क्राइम्स ट्रिब्यूनल ने, जिसे खुद शेख हसीना ने 2009 में बनवाया था। जी हाँ, उन्होंने इसे 1971 के युद्ध अपराधियों पर केस चलाने के लिए बनाया था। जरा सोचिए, जिस सिस्टम को उन्होंने किसी और के लिए बनाया, आज वही उनके खिलाफ खड़ा हो गया। ये आयरनी ही इस पूरे मामले को और भी पेचीदा बना देती है। तो अब सवाल ये है कि आखिर बात यहाँ तक पहुंची कैसे। चलिए थोड़ा पीछे चलते हैं और उन घटनाओं को समझते हैं जिनकी वजह से ये सब हुआ। देखिए, 2024 बांग्लादेश के लिए एक तूफानी साल था। सब कुछ इतनी तेजी से हुआ कि यकीन करना मुश्किल है। जुलाई में सरकार के खिलाफ जबरदस्त प्रदर्शन शुरू होते हैं और सिर्फ एक महीने बाद 5 अगस्त को सरकार दबाव में आकर गिर जाती है। और इतना ही नहीं, उसी दिन शेख हसीना देश छोड़कर भारत चली जाती हैं और फिर सिर्फ 3 महीने के अंदर नवंबर में उन्हें मौत की सजा सुना दी जाती है। अब बात करते हैं आरोपों की। और ये कोई मामूली आरोप नहीं थे, बहुत ही संगीन इल्जाम लगाए गए थे, जैसे कि मानवता के खिलाफ अपराध, प्रदर्शनकारियों पर जानलेवा हमला करवाना, बड़े पैमाने पर हो रही हत्याओं को रोकने में नाकाम रहना, और तो और सिक्योरिटी फोर्सेस और हेलीकॉप्टर जैसी सरकारी मशीनरी का गलत इस्तेमाल करना। इन्हीं आरोपों के आधार पर उनके खिलाफ पूरा केस बनाया गया। अच्छा, इस फैसले के बाद बांग्लादेश के अंदर माहौल कैसा था? जाहिर सी बात है, देश 2 हिस्सों में बंट गया। इस फैसले के बाद बांग्लादेश से जो तस्वीरें आईं वो बिल्कुल एक दूसरे से उलट थीं। एक तरफ उनके विरोधी थे जो सड़कों पर उतरकर जश्न मना रहे थे, मिठाइयां बांट रहे थे। उनके लिए ये सालों के इंतजार के बाद मिला न्याय था। और वहीं दूसरी तरफ उनके हजारों लाखों समर्थक थे जो गुस्से से भरे हुए थे। ढाका जैसे बड़े शहरों में प्रदर्शन हुए, तनाव फैल गया। ये लोग इसे न्याय नहीं बल्कि एक सोची समझी राजनीतिक साजिश मान रहे हैं। और मामला सिर्फ शेख हसीना तक ही सीमित नहीं रहा। खबर यह है कि जो नई सरकार आई है वो अब उनकी पूरी पॉलिटिकल पार्टी यानी अवामी लीग को ही साइडलाइन करने में लगी है। और ये एक ऐसा कदम है जो इस सुलगती हुई आग में घी डालने जैसा काम कर सकता है। अब जाहिर है, इतने बड़े फैसले की गूंज सिर्फ बांग्लादेश तक तो सीमित नहीं रह सकती थी। पूरी दुनिया ने इस पर रिएक्ट किया और रिएक्शन काफी मिले जुले थे। सबसे पहले बात करते हैं पड़ोसी देश भारत की। भारत का जवाब, जैसा कि उम्मीद थी, बहुत ही नपा-तुला था। उन्होंने कहा कि उन्होंने इस फैसले को नोट किया है और वो इस क्षेत्र में शांति, लोकतंत्र और स्थिरता चाहते हैं। मतलब एक टिपिकल डिप्लोमैटिक जवाब जिसमें सीधे सीधे कुछ भी कहने से बचा गया। लेकिन दूसरी तरफ यूनाइटेड नेशंस का रुख काफी साफ और सीधा था। यूएन ने न सिर्फ मौत की सजा पर अफसोस जताया बल्कि पूरे ट्रायल की निष्पक्षता पर भी गंभीर सवाल खड़े कर दिए। यूएन का तो हमेशा से यही मानना रहा है कि डेथ पेनल्टी किसी भी हालत में नहीं होनी चाहिए। और इन सब के बीच जो सबसे बड़ा और सबसे डरावना सवाल उभर कर आ रहा है वो ये है कि क्या बांग्लादेश एक गृह युद्ध, एक सिविल वॉर की कगार पर खड़ा है? एक्सपर्ट्स को ऐसा क्यों लग रहा है? असल में एक्सपर्ट्स का मानना है कि यहाँ एक परफेक्ट स्टॉर्म जैसी सिचुएशन बन रही है। देखिए कैसे। पहला, अवामी लीग जैसी बड़ी पॉलिटिकल पार्टी को जब साइडलाइन किया जाएगा तो उसके लाखों सपोर्टर्स का गुस्सा भड़कना तय है। दूसरा, सरकार जब इन समर्थकों पर क्रैकडाउन करेगी तो हिंसा का एक ऐसा चक्र शुरू हो सकता है जो रुकेगा नहीं। तीसरा, भारत तो शेख हसीना को वापस भेजेगा नहीं और इससे बांग्लादेश में एंटी इंडिया सेंटिमेंट और बढ़ेगा।
और चौथा, इस सब पॉलिटिकल उथल-पुथल के बीच देश की इकोनॉमी चरमरा जाएगी, जिससे हालात बद से बदतर हो जाएंगे। तो अब सवाल उठता है कि आगे क्या? शेख हसीना का व्यक्तिगत तौर पर क्या होगा? और इससे भी बड़ा सवाल, बांग्लादेश का भविष्य किस तरफ जाएगा? देखिए, फैसला आते ही पहली कार्रवाई क्या हुई? ट्रिब्यूनल ने फौरन आदेश दिया कि शेख हसीना की जितनी भी प्रॉपर्टी है उसे तुरंत जब्त कर लिया जाए। यानी सजा के साथ साथ आर्थिक रूप से भी कमर तोड़ने की कोशिश फौरन शुरू हो गई। और यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प कानूनी पेंच है, जिसे कैच-22 सिचुएशन भी कह सकते हैं। कानून के मुताबिक शेख हसीना 30 दिन के अंदर सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकती हैं, लेकिन इसकी एक ही शर्त है कि उन्हें पहले बांग्लादेश आकर सरेंडर करना होगा। अब ये तो हम सब जानते हैं कि ऐसा होने की संभावना लगभग 0 है। तो इसका सीधा मतलब ये हुआ कि अपील का रास्ता भी उनके लिए प्रैक्टिकली बंद ही है। तो आखिर में हम ये कह सकते हैं कि ये फैसला सिर्फ एक कोर्ट का फैसला नहीं है, ये बांग्लादेश के इतिहास का एक टर्निंग पॉइंट है। पर सवाल ये है कि ये मोड़ देश को किस तरफ ले जाएगा? क्या ये एक नए दौर की, एक न्याय की शुरुआत है, या फिर एक और भी ज्यादा गहरे और लंबे संघर्ष का आगाज? इस सवाल का जवाब तो अब सिर्फ वक्त के पास है।